परमीला जी अचेत होके पड़ी थी। बड़ी बेटी प्रभा अभी ही कितने प्रयासों से उठा के गई थी, लेकिन परमीला जी को होश नहीं था। होश हो भी तो कैसे, अपने कलेजे के टुकड़े को विदा जो किया था उन्होंने, और बेटी की विदाई तो अच्छे अच्छों को मायूस करके रख देती है। परमीला जी की 4 संतानें थी। बड़ी बेटी प्रभा, फिर 2 बेटे और सबसे छोटी और सबकी लाडली प्रिया। आज प्रिया की ही विदाई थी। प्रभा की शादी परमीला जी और ऋषिकेश जी ने बहुत उत्साह से 18 वर्ष में ही कर दी थी, लेकिन प्रिया की शादी 23 वर्ष में हुई। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद बड़ा बेटा प्रखर दिल्ली में एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था और छोटा बेटा प्रणव दिल्ली में ही MBA कर रहा था। हर तरह से सुखी संपन्न था। परमीला जी का परिवार हो भी क्यों न, ऋषिकेश जी बैंक में उच्च अधिकारी थे। कुल मिलाकर कोई कमी नहीं थी। समय पर दोनों बेटियों की शादी अच्छे घरों में की। जब प्रभा की शादी हुई थी तो परमीला जी को थोड़े दिन तो अखरा, किंतु प्रिया के हंसमुख स्वभाव की वजह से धीरे धीरे सब सामान्य हो गया। लेकिन आज प्रिया भी सबको छोड़कर जा चुकी थी। अगले दिन सारे रिश्तेदार भी चले गए। परमीला जी अकेली पड़ गई थी। सुबह 9 बजे तक ऋषिकेश जी बैंक चले जाते थे। उनके बाद 9:30 बजे तक काम वाली बाई आती थी। 11 बजे तक सबके परमीला जी फ्री हो जाती थी। उसके बाद शाम को ऋषिकेश जी के आने के तक बहुत बोर होती रहती थी। दरअसल परमीला जी बहुत मिलनसार स्वभाव की थी। लोगों से घिरे रहना उन्हें अच्छा लगता था। जब भी गांव जाती या गांव से कोई आता, परमीला जी के उत्साह देखने योग्य होता था। या कभी कोई महिला आस पड़ोस से भी आती तो परमीला जी बड़े मन से उसकी आवभगत में लग जाती। बड़ी पापड़ अचार बनाने की इतनी शौकीन कि हर साल भर भर के बनाती थी। ऋषिकेश जी पूछते भी, प्रभा की माँ क्या करोगी इतना बनाकर, सब खराब हो जाएंगे। और परमीला जी भी बड़े शान से कहती, आज तक खराब हुए जो अब होंगे, देखिएगा बचेंगे ही नहीं। ऋषिकेश जी बस मुस्कुरा के रह जाते। इतने रोक टोक के बाद भी हर साल जब इन सब का समय आता तो परमीला जी से पहले ऋषिकेश जी तैयार रहते सारी सामग्री खरीदने के लिए। एक यही तो शौक था परमीला जी का, जिसमें ऋषिकेश जी बढ़ चढ़कर उनका साथ देते। वो बस परमीला जी को वो व्यवस्था और खुश देखना चाहते थे। एक दिन जब ऋषिकेश जी बैंक से आए तो परमीला जी को बहुत उदास पाया। उन्होंने जानने की कोशिश नहीं की। वो जानते थे कि ऐसा अकेलेपन की वजह से हो रहा है। शाम को चाय के समय उन्होंने मौका देखकर बात छेड़ी। प्रभा की माँ, मन नहीं लग रहा, चलो कहीं घूम आते हैं। बच्चों के पास चलोगी या गाँव? परमीला जी खुश हुई लेकिन चकित भी। उन्होंने पूछा, यूँ अचानक आपको बैंक से छुट्टी मिलेगी? अभी 2 महीने पहले ही तो गांव गए थे, 2 छुट्टियाँ ली थी आपने, अब फिर? ऋषिकेश जी ने कहा, अरे मेरी कितनी छुट्टियां बची हुई हैं, तुम बस तय करो। परमीला जी रसोई की ओर चली गई और चाय लेकर आई। एक यही समय होता जब परमीला जी और ऋषिकेश जी अपने पूरे दिन की चर्चा एक दूसरे के साथ करते थे। परमीला जी ने चाय की चुस्कियों के साथ बात बढ़ाई। आज प्रखर का फ़ोन आया था। ऋषिकेश जी, अच्छा, क्या कह रहा था? परमीला जी, वो बता रहा था कि सुधा का पता मिल गया है और वो अपनी परीक्षाओं के बाद उस जगह जाकर सुधा के बारे में पता लगाएगा। ऋषिकेश जी थोड़ा निश्चिंत हुए। चलो ये तो अच्छा हुआ कि पता मिल, तो अब अंधेरे में तीर नहीं चलाना पड़ेगा। परमीला जी, क्या अच्छा हुआ? इतने सालों से मेरी जान अटकी पड़ी है। और आप? ऋषिकेश जी, तो क्या करेगा वो, परीक्षाएं हैं उसकी। और कहा तो उसने कि परीक्षा के बाद जाकर पता लगाएगा उसके बारे में। तुम थोड़ा धैर्य रखो। प्रभा की माँ, परमीला जी, अब धैर्य ही तो नहीं हो रहा। सगी बहन है मेरी, पता नहीं कैसी होगी और किस हाल में होगी। उसके बच्चे कैसे होंगे, श्याम जी कैसे होंगे। अब की फ़ोन आएगा प्रखर का तो पूछूंगी उससे। क्यों रे, तेरी भी सगी बहन होती तो क्या परीक्षा का इंतज़ार करता? ऋषिकेश जी, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। प्रभा की माँ, मैं देखता हूँ, बात करता हूँ प्रखर से। परमीला जी ने हाँ में सिर हिला दिया, लेकिन बेचैन थी वो अंदर से। अब जाके ऋषिकेश जी को परमीला जी की उदासी का वास्तविक पता चली। परमीला जी रात के खाने की तैयारी के लिए रसोई की ओर चली गई, लेकिन आज मन नहीं लग रहा था उनका। किसी तरह खाना बनाकर टेबल पर लगा दिया। ऋषिकेश जी रात के खाने के लिए टेबल पर आए। हमेशा बातें करने वाली परमीला जी आज थोड़ी चुपचाप सी थी।
ऋषिकेश जी थोड़ा मुस्कुराते हुए टेबल पर बैठे। परमीला जी पूरी तरह से ऋषिकेश जी को नज़रअंदाज करते हुए जग से गिलास में पानी डालने लगी। ऋषिकेश जी अभी भी मंद मंद मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं हो रहा था कि परमीला जी ने अपनी बात मनवाने के लिए मौन व्रत धारण किया था। ऋषिकेश जी, प्रभा की माँ, तुम भी खा लो। परमीला जी बेरुखी से, वो शाम को नाश्ता ज़रा भारी हो गया, इसीलिए भूख नहीं है। आप रोटी लेंगे? ऋषिकेश जी, नहीं, वैसे परखर से बात हुई मेरी। इतना बोलकर ऋषिकेश जी चुप हो गए। अब परमीला जी के पेट में दर्द होने लगा कि आखिर क्या बात हुई होगी। ऋषिकेश जी, तुम पहले खाना खाओ, फिर बताता हूँ। और फिर ऋषिकेश जी वहाँ से चले गए। परमीला जी ने जल्दी जल्दी खाना खाया, रसोई समेटी और ऋषिकेश जी के आगे पीछे मंडराने लगी, लेकिन खुलकर सामने नहीं आई। वो चाह रही थी कि ऋषिकेश जी समय उन्हें पूरी बात बताएं। अंत में परमीला जी से रहा नहीं गया और उन्होंने पूछ ही डाला, अब बताएंगे भी कि क्या बात हुई प्रखर से? ऋषिकेश जी, बात तो सही है, उसकी परीक्षाएं हैं, बहुत मेहनत की है उसने, और अब जब परीक्षाएं सर पर हैं तो वो कैसे? ये तो उसका आखिरी साल है, अगर उसके बैक लगे तो उसका जो कैंपस प्लेसमेंट हुआ है वो भी बर्बाद चला जाएगा। परमीला जी फिर मायूस हो गई, बोली, रहने दीजिए, जब महादेव को मुझे मेरी किस्मत में मेरी बहन से मिलना लिखा होगा तो ज़रूर मिलूंगी। रात्रि भोजन के बाद ऋषिकेश जी थोड़ा घूमने निकल गए। तब तक परमीला जी अपनी रसोई समेटने लगी, लेकिन एक पल भी सुधा का ख्याल दिमाग से उतर नहीं रहा था। सुधा परमीला जी की छोटी बहन थी। जब सुधा की शादी हुई थी तब तक प्रिया का जन्म नहीं हुआ था। बड़े ही सुखी समृद्ध परिवार में सुधा की शादी हुई थी। जमींदार लोग थे, केवल एक छोटा भाई। परमीला जी के पिता और चाचा बड़ी खुशी खुशी सुधा और श्याम जी का रिश्ता तय कर आए थे। हालांकि उस समय परमीला जी और ऋषिकेश जी की घरेलू स्थिति उतनी अच्छी भी नहीं थी। दरअसल परमीला जी के विवाह के समय ऋषिकेश जी अपनी पढ़ाई ही कर रहे थे, लेकिन परमीला जी से विवाह के बाद ऋषिकेश ने कभी मुड़कर पीछे नहीं देखा। इसीलिए परमीला जी के सास ससुर उन्हें साक्षात लक्ष्मी कहते थे। जब बैंक में नौकरी लगी तो इसका श्रेय भी ईश्वर और परमीला जी के भाग्य को ही गया। अब तो ऋषिकेश जी भी कहीं न कहीं परमीला जी की किस्मत को मानने लगे थे। परमीला जी थी भी निश्चल और उदार हृदय वाली। परमीला जी अपनी सुधा के लिए बहुत खुश थी और उनकी बहन पर किसी भी प्रकार के दुख या कष्ट की परछाई न पड़े, लेकिन कुछ कह नहीं सकते विधाता के लेख के बारे में। सुधा की शादी होकर ससुराल विदा हुई। पग फेरों के लिए जब सुधा वापस आई तो सबसे पहले परमीला जी से लिपट गई और कहा, दीदी, अच्छा हुआ जो आप ससुराल नहीं गई। मैं यही सोच रही थी कि प्रणव से मिलना हो पाएगा भी या नहीं। परमीला जी, बुलावा तो आज रहा था सुधा, लेकिन मैं भी यही सोचकर रुक गई। तू खुश तो है न? मैं भी कैसी पागल हूँ, तेरा चेहरा बता रहा है सब। सुधा सबके लिए कुछ न कुछ उपहार जरूर लाई थी और नन्हा प्रणव अपनी तोतली जबान से अपनी मौसी से ढेर सारी फरमाइश कर रहा था। सुधा प्रणव को अपनी बाहों में झुला झुला के निहार हुई जा रही थी। परमीला जी ने हंसते हुए कहा, पता है सुधा, तू तो विदा होके चली गई और तेरे जाने के बाद इसने रो रो कर बुरा हाल किए लिया था कि मौसी के पास जाना है। सुधा, सच दीदी, इसे तो मैं आंखें बंद करके भी छूकर पहचान लूँगी कि मेरा प्रणव है। और प्रणव दौड़ के अपनी मौसी की गोद में समा गया। बातों बातों में पता चला कि श्याम जी की आवाज़ को माता सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त है, इसीलिए वो बम्बई जाकर अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं। सुधा इन सब को लेकर भी बड़ी उत्साहित थी कि शायद वो भी भविष्य में उस मायानगरी का हिस्सा बन जाए। घर के सब लोग ने श्याम जी का गाना सुना और सब मंत्रमुग्ध होकर रह गए। सभी को सुधा के भाग्य पर गर्व होने लगा कि कितना गुणी व्यक्ति उसके पति के रूप में मिला है। फिर 2-4 दिन रहकर सुधा और श्याम जी वापस लौट गए। उनके जाने के बाद परमीला जी भी बच्चों के साथ वापस आ गई, क्योंकि ऋषिकेश जी भी बहुत दिनों से अकेले थे। अब तक ऋषिकेश जी भी टहलकर वापस आ चुके थे। परमीला जी ने उन्हें ब्लड प्रेशर की दवा दी। वो दवा लेकर बिस्तर पर जाने लगे। परमीला जी ने टोकते हुए कहा, जी आपने बताया नहीं, प्रखर से क्या बात हुई? ऋषिकेश जी, नज़रअंदाज करते हुए, खाना खाया तुमने? परमीला जी, हाँ खाया मैंने, अब बताइए भी। ऋषिकेश जी बिस्तर पर बैठ गए और एक लंबी सांस लेते हुए कहा, तो सुनो। परमीला जी ने मच्छरदानी लगाते हुए कहा, कहिए, न सुन रही हूँ। ऋषिकेश जी मुस्कुराते हुए,
ऐसे नहीं, तुम इत्मीनान से बैठकर सुनो मेरी बात। परमीला जी भी मच्छरदानी लगाना छोड़कर बिस्तर पर बैठ गई। ऋषिकेश जी ने फिर शुरू किया, तो सुनो प्रभा की माँ, परखर की परीक्षाएं सर पर हैं, इसीलिए मैंने प्रणव से बात की और वो मान गया। वो इस रविवार उस पते पर जाकर देखेगा कि सुधा जी और श्याम जी वहाँ रहते भी हैं या नहीं। परमीला जी, अब रविवार तक का इंतज़ार करना पड़ेगा। ऋषिकेश जी, अब इससे अच्छा उपाय नहीं है हमारे पास, और आज तो बुधवार हो ही गया है। क्या तुम इतने दिनों का इंतज़ार नहीं कर सकती? परमीला जी, और उपाय क्या है? कर लूँगी, ऋषिकेश जी लेटते हुए बोले। अब सो जाओ प्रभा की माँ, या फिर रात में सपने में सुधा से मिलने जाना है। परमीला जी, आप सो जाइए, सुबह बैंक भी जाना है। ऋषिकेश जी दूसरी तरफ करवट लेकर सो गए। इधर परमीला जी सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन नींद भी आए तब ने वो फिर सुधा के बारे में सोचने लगी। मायके से लौटकर परमीला जी अपनी गृहस्थी में लग गई। उस वक्त तो फ़ोन भी घर घर नहीं हुआ करते थे कि पल पल की खबर एक दूसरे को दी जाए। बस एक चिट्ठी ही सहारा हुआ करती थी किसी का कुशल मंगल जानने के लिए। शुरू में सब कुछ दिनों तक सुधा के पत्र व्यवहार से उसके बारे में जानने का अवसर तो मिलता रहा, लेकिन घर बदलने के बाद परमीला जी उसे नया पता दे ही नहीं पाई और धीरे धीरे संपर्क टूट गया। कुछ महीनों बाद परमीला जी को अपने पिताजी से पत्र से पता चला सुधा और श्याम जी दिल्ली चले गए हैं। श्याम जी को दिल्ली के किसी रेडियो स्टेशन में गाने की नौकरी मिल गई है, किंतु पत्र पढ़ने के बाद परमीला जी को लगा कि शायद पिताजी उनके इस फैसले से खुश नहीं थे। रात बहुत हो चुकी थी, फिर भी नींद परमीला जी की आंखों से कोसों दूर थी। परमीला जी पानी पीने को उठी। पानी पीकर गिलास जैसे ही डाइनिंग टेबल पर रखा, मोबाइल पर नज़र पड़ी। परमीला जी ने 1 सेकंड की। परमीला जी भारी आवाज़ में, प्रणव अपनी मौसी का पता नहीं लगाएगा बेटा, अपने सगे बेटे की तरह प्यार किया है उसने तुमसे। प्रणव, माँ पहले रोना बंद करो, और मैंने तो बाबूजी से कहा है कि कल उसी लोकेशन के आसपास जाना है, तो मैं कल अपनी मीटिंग के बाद एक बार उधर से देखता हुआ आऊँगा। थोड़ी देर ने करते हुए प्रणव को फ़ोन किया। इतनी रात को फ़ोन आया देख प्रणव भी घबरा गया और पूछने लगा, कैसी हो माँ, इतनी रात को सब ठीक तो है ना? परमीला जी, अब मैं आज थोड़ा अच्छे से सो पाऊँगी, तेरा बड़ा एहसान होगा मेरे ऊपर। परमीला जी ने घड़ी में देखा तो 10:45 हो रहे थे। अब उन्हें कल की भी चिंता हुई कि ऋषिकेश जी को बैंक जाना है। वो सोने का प्रयास करने लगी। सुबह उठते ही नई ऊर्जा का संचार था परमीला जी में। खूब उत्साहित होकर घर के काम निपटा रही थी। ऋषिकेश जी को बैंक विदा कर प्रभा को फ़ोन लगाया। इस दुनिया की कोई भी माँ अपनी बेटी से कोई भेद नहीं रख सकती, तो सबसे पहले उन्होंने प्रभा को फ़ोन लगाया। परमीला जी, कैसी हैं प्रभा? प्रभा, अच्छी हूँ माँ, आप कैसी हैं? परमीला जी चहकते हुए, अच्छी हूँ। सुन प्रभा, सुधा मौसी का पता मिला है। आज प्रणव जाएगा उस पते पर सुधा मौसी को ढूंढने। प्रभा, क्या सच कह रही हैं आप माँ? माँ, मैं भी उनसे मिलना चाहती हूँ। माँ, आपको याद है बचपन में मैं और प्रणव नानी के घर जाना ही इसीलिए चाहते थे कि सुधा मौसी से मिलना हो जाए। कितना लड़ते थे हम दोनों मौसी के पास सोने के लिए। एक सपना सा लगता है उनसे मिलना। ये सपना वाकई में सच होगा माँ? परमीला जी, मेरी अंतरात्मा कहती है कि ऐसा होगा, वरना इतने सालों बाद उसका पता नहीं चलता। लेकिन अभी भी कुछ यकीन से कह नहीं सकते। एक बार प्रणव जाके देखा है सुधा को, मुझे तसल्ली मिल जाएगी। प्रभा माँ, मैं खुद प्रणव से बात करूँगी। अभी ऑफिस में होगा वो, देखती हूँ मैसेज करके। आपको भी कुछ पता चले तो बताइएगा। और कुछ पता चला है आपको क्या? परमीला जी, कैसे पता चलेगा? कितने बरस बीते उसकी आवाज़ सुने। सुन ने, तू बात करके देख ने एक बार प्रणव से। प्रभा, हाँ माँ, मैं देखती हूँ, चलो फिर बात करती हूँ आपसे। प्रणाम। परमीला जी, खुश रहे मेरी बच्ची। परमीला जी समय को व्यवस्थित रखने की असफल कोशिशें करने लगी। फिर वो सारे काम छोड़कर नहाने चली गई। सोच, अब शांति भगवान के आगे ही मिलेगी। इधर प्रभा ने प्रणव को मैसेज किया। प्रणव का जवाब आया कि मैं मीटिंग में हूँ, फ्री होकर कॉल करता हूँ। प्रभा काम में लग गई, क्योंकि बच्चों को बस स्टॉप से भी लाना था। साथ साथ प्रणव के कॉल का इंतज़ार भी करने लगी। बच्चों के आने का समय 11:30 का था। आखिर 11:30 बज ही गए। प्रभा बच्चों को लाने निकल पड़ी। रास्ते में उसका मोबाइल बजा। प्रणव का ही फ़ोन था। प्रभा, हाँ प्रणव, कैसा है तू? फ़ोन भी नहीं करता। अभी ये हाल है तो शादी के बाद तो दीदी को भूल ही जाएगा। प्रणव, लगता तो नहीं है कि आप मुझे भूलने दोगे खुद को।
इतना कहकर दोनों जोर से खिलखिलाकर हंसने लगे। यही तो खूबसूरती है इस रिश्ते की, कुछ भी हो जाए 5 मिनट बाद स्थिति पहले की तरह हो जाती है। प्रभा और बता। प्रणव, आप पूछो मौसी के घर का एड्रेस मैंने अपने एक जूनियर को दिया था, लेकिन वो मना कर रहा था। वो कह रहा था कि आपके रिश्तेदार वहीं नहीं रह सकते। पता नहीं दीदी वो ऐसा क्यों कह रहा था। मैंने भी ज़्यादा जोर नहीं दिया, सोचा आगे का पता मैं खुद ही लगाऊंगा। लंच के बाद निकलूंगा। ओके प्रभा, ठीक है, कुछ पता चले तो बताना। चल रखती हूँ, बस भी आ गई है। यह कहकर प्रणव मीटिंग अटेंड करने चला गया। मीटिंग के बाद उसने सुधा मौसी का पता निकाला। सोच ऑटो रिक्शा कर लेता हूँ, क्योंकि उन लोगों को ज़्यादा पता होता है लोकल के बारे में। ऑटो रिक्शा में बैठकर प्रणव चल पड़ा, लेकिन उसका ध्यान बाहर ही था। अचानक ऑटो वाले ने नेहरू नगर कॉलोनी के आगे रिक्शा रोका। प्रणव उतरा और ऑटो वाले को पैसे दिए। उसने बड़े गौर से देखा। सच में उसे जगह देखकर ज़रा आश्चर्य हुआ कि सुधा मौसी यहाँ। फिर उसने देखा कि कॉलोनी के कुछ बच्चे खेल रहे थे। उनमें से एक 11-12 साल की लड़की को उसने बुलाया। प्रणव को लगा उम्र के हिसाब से ये लड़की शायद मौसी के घर का पता बता दे। शायद ये मौसी के बच्चों को भी जानती हो, इसीलिए प्रणव को इतना भी पता नहीं था कि मौसी के कितने बच्चे हैं, उनके क्या नाम हैं। प्रणव, सुनो, यहाँ श्याम जी कहाँ रहते हैं, कुछ बता पाओगी क्या? लड़की, इस पूरी कॉलोनी में 4 श्याम जी रहते हैं। आपको किसके घर जाना है, किसे देखते हैं वो? घर में कौन कौन है, कहाँ के रहने वाले हैं, कुछ बताएंगे कि बस ऐसे ही? प्रणव सोचने लगा। सच ही तो कह रही है लड़की, लेकिन इतने सवालों के जवाब तो उसे भी पता नहीं। बस लड़की ने तो उसे खड़े खड़े पानी पानी कर दिया। लड़की क्या सोचने लगे, मैं जाऊं खेलने, मेरी बारी आ गई है, मैं हार जाऊंगी। प्रणव, एक मदद कर दो तुम मेरी, तुम मुझे एक एक करके चारों के घर ले चलो, मैं पता लगा लूँगा। लड़की, पता लगा लूँगा, ये क्या बात हुई भाई? तो चलिए मेरे ही घर से शुरुआत कीजिए। प्रणव ने बड़े ध्यान से लड़की को देखा, फिर बोला, चलो। कॉलोनी का पहला घर उसी लड़की का था। उस वक्त घर की दूसरी तरफ शायद उसकी माँ बर्तन धो रही थी। लड़की ने अपनी माँ को आवाज़ लगाई, मम्मी मम्मी कहाँ हो, देखो ज़रा इनकी मदद कर दो। अंदर से आवाज़ आई, आती हूँ। लेकिन तू कहाँ चली गई थी अंजलि? थोड़ी देर मेरी मदद कर देती बेटा, उस लड़की ने प्रणव से कहा। आप यहीं रुको, मैं जाती हूँ, वरना मम्मी मुझे काम में फंसा देंगी और मेरी बारी भी चली जाएगी। आगे और श्याम जी के बारे में मम्मी से ही पूछ लीजिएगा। इतना कहकर हवा की रफ्तार से वो लड़की चली गई। उसकी माँ उसका नाम लेती हुई आई और प्रणव को देखकर पूछा, कहाँ गई अंजलि? प्रणव तो बस देखता रह गया। उसके पैर जम गए वहीं पे, गला जैसे सूख रहा हो। प्रणव ने बस अपने हाथ से इशारा करके बताया कि वो बाहर जा चुकी है। उसकी माँ मन ही मन बुदबुदाने लगी कुछ कुछ। शायद वो अपनी बेटी पर ही नाराज़ हो रही थी। प्रणव के समझ तो इतना ही आ पाया। फिर उन्हें ध्यान आया कि प्रणव का, और वो पूछने लगी कि ये क्या काम है, किससे मिलना है? प्रणव ने पानी पीने की इच्छा जताई। वो औरत अंदर पानी लाने चली गई। पानी लेकर जब आई तो प्रणव से पूछने लगी, जी कहिए, मैंने पहचाना नहीं है आपको, किससे मिलना है? प्रणव, एक बार मुझे गले से लगा कर देखती, छूकर देखती तो शायद आप तो कहती थी कि आप मुझे आंख बंद करके भी पहचान लेंगी। अब वो अचरज भरी निगाहों से प्रणव को देखने लगी और अचानक उसकी भी आवाज़ कांपने लगी। लड़खड़ाती आवाज़ से उसने कहा, प्रणव। इतना कहना था कि प्रणव सुधा मौसी के गले लग गया और सुधा उसकी तो हिचकियाँ बंद गई। रोते रोते बरसों का वात्सल्य जो कहीं छुप कर रखा था, आज उमड़ कर बाहर आ रहा था। कैसा है रे तू, बता। मौसी याद आती थी, कितना बड़ा हो गया है। और प्रभा कैसी है? उसकी तो शादी भी हो गई होगी। प्रणव, मौसी पहले बैठने दो, अभी तुरंत मीटिंग ख़त्म करके आया हूँ, थोड़ा थक भी गया हूँ। मुझे तुझे रुक, तेरे लिए कुछ लेकर आती हूँ। सुधा, देख मैं भी कितनी पागल हूँ, भूख लगी होगी। सुधा कुछ खाने के लिए लाने चली गई। तब तक प्रणव कमरे के चारों तरफ नज़रें घुमा के देखा। उसे अपनी मौसी के हालात कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। थोड़ी देर में सुधा रोटी सब्जी लेकर आई और प्रणव को अपने हाथों से खिलाने लगी। प्रणव मुस्कुराते हुए बोला, अरे मौसी, अब बड़ा हो गया हूँ मैं। सुधा हल्की सी डांट लगाते हुए, बड़ा हो गया? हाँ, दीदी की डांट से बचने के लिए मेरे पास आता था तू खाने खाने। प्रणव, सब याद है मौसी, चलिए आप खिला ही दीजिए। इतना बोलकर उसने मुंह खोला
और सुधा खिलाने लगी। तभी अंजलि और आरती वहाँ आ गए और आश्चर्य से देखने लगे। आरती सुधा की छोटी बेटी, हमें तो याद भी नहीं कि मम्मी ने हमें आखिरी बार अपने हाथ से कब खिलाया था। अंजलि, अरे आपको आपके श्याम जी मिल गए जो आप यहाँ आराम से बैठकर खा रहे हैं। सुधा और प्रणव मुस्कुराने लगे। सुधा बोली, जरा ढंग से समय देकर इनकी मदद करती तो तुझे पता चल ही जाता कि ये किस श्याम जी को ढूंढ रहे हैं। अंजलि ने हल्की सी चपत अपने सर पे लगाई और सोचने लगी कि अच्छा, तो ये पापा जी के बारे में पूछ रहे थे। फिर वो अपनी मम्मी से पूछने लगी कि ये कौन है। सुधा, मेरा बेटा है ये, तू भैया बुला। फिर प्रणव की ओर मुंह करके बोली, दीदी कैसी हैं प्रणव? उनके बारे में तो कुछ पूछा ही नहीं। और जीजा जी, हम सबको याद भी करते हैं कि नहीं? उनका फ़ोन नंबर दे दे, तेरे मौसा जी आएंगे तो उनके मोबाइल से बात कर लूँगी। प्रणव मुस्कुराते हुए, ने बाबा ने, माँ से बात करवाने का रिस्क मैं नहीं ले सकता। वो तो बाबूजी हैं जो उन्हें संभाल लेते हैं। पता है कल रात को 11:30 बजे मुझे कॉल किया। इससे पहले प्रखर को कितनी बार डांट लगा चुकी हैं आपका पता लगाने के लिए, और आज सुबह दीदी से भी फ़ोन करवाया। सुधा, तो क्या दीदी की आवाज़ नहीं सुन पाऊँगी मैं? आजकल तो मोबाइल पे देख भी सकते हैं। तेरे पास नहीं है वो मोबाइल? प्रणव, है मौसी, लेकिन माँ से नहीं। आप दीदी से बात कर लो। आपको नहीं पता, माँ ने एक बार आपको देख लिया तो वहाँ चैन से नहीं रह पाएंगी। बहुत बेचैन रही है माँ इतने दिनों आपके लिए। इसीलिए मैं और बाबूजी कुछ प्लान बनाते हैं ताकि माँ आपसे सीधे मिल ले। मैं तो माँ को बताऊंगा भी नहीं कि आपसे मिला हूँ। सुधा का दिल बैठ गया। वो चुपचाप शांत होकर बैठ गई। प्रणव को मौसी को यूं देखकर अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन वो अपनी माँ को जानता था और यही सोचकर वो अपने निर्णय पर अड़िग रहा। कुछ सोचकर उसने प्रभा को वीडियो कॉल लगाया। प्रभा को देखने के बाद सुधा थोड़ी खुश हुई। फिर प्रणव ने प्रखर और प्रिया के बारे में मौसी को बताया। सुधा बड़े चाव से सब सुन रही थी। इधर अंजलि और आरती उनकी बातें सुनकर बोर हो रही थी, क्योंकि जिन लोगों के बारे में बातें हो रही थी वो दोनों किसी को नहीं जानती थी। सुधा, प्रणव सुनना, किसी दिन प्रखर को भी लेकर आ, उसे भी देख लेती। बहुत छोटे में देखा था उसे। और प्रिया, उसने तो जन्म का केवल समाचार मिला था, वो भी चिट्ठी से। बड़ी उत्सुकता हुई थी प्रिया को देखने की, लेकिन मन महसूस कर रह गई थी। प्रणव ध्यान से मौसी की बातें सुन रहा था। फिर बोला, अरे आप प्रखर को जानती नहीं? माँ से कोई बात छुपा ही नहीं पाता। दरअसल प्रखर और प्रिया दोनों एक जैसे हैं। आप एक काम करो, दीदी का नंबर रख लो। सुधा ने अंजलि से कलम मांगी। अंजलि ने भी फटाक से कलम दिया और फिर बुत बनकर बैठ गई। प्रणव, अब चलता हूँ मौसी, फिर आऊँगा। सुधा, अरे इतनी जल्दी? रात का खाना खा कर जाना। और सुन, प्रखर का खाना मैं डब्बे में पैक कर दूँगी। पता है पिताजी तो पकड़ भी नहीं पाते थे कि सब्जी मैंने बनाई है या दीदी ने। और अपने मौसा जी से तो मिला भी नहीं तू। वो सुनेंगे भी तू आया था तो उनसे बिना मिले चला गया तो कितने नाराज़ होंगे। आरती और अंजलि एक दूसरे का चेहरा देखने लगे, आंखों ही आंखों में एक दूसरे से मानो कह रहे हो कि अब रात तक भी ये सब झेलना पड़ेगा। प्रणव, नहीं मौसी, आज जाने दो। प्रखर को पता भी नहीं है, ने कॉलेज से आकर मेरा इंतज़ार कर रहा होगा। दूसरे दिन फिर आऊँगा। और मौसा जी का नंबर तो सेव कर लिया है मैंने। अब तो आप दोनों को कॉल करके खूब परेशान किया करूँगा। अंजलि सोचने लगी, दूसरे दिन फिर से, है भगवान, अब इन्हें मत भेजना। सुधा, नम आँखों से परेशान मत करना, तेरी मौसी तरस गई है तेरे बचपने के लिए। इतना सब कह के दोनों ने एक दूसरे से विदा ली। पूरे रास्ते प्रणव मौसी के बारे में सोचता रहा। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि मौसी इन हालातों में मिलेगी। पूरे रास्ते प्रणव सोचता रहा, आखिर किन परिस्थितियों में मौसी को यहाँ आकर रहना पड़ा होगा। जितना उसने अपनी माँ से सुना था, सब कुछ सही चल रहा था मौसी के साथ। और प्रणव को मौसी से इस बारे में पता करते हुए संकोच हुआ, इसीलिए उसने मौसी से सीधे सीधे इस बारे में कोई बात नहीं की। घर पहुंचकर सबसे पहले प्रभा को फ़ोन लगाया और अपनी चिंता और दुविधा बांटी उसके साथ। प्रभा ने भी आश्वासन दिया कि जब मौसी उसकी बात होगी तब वो ज़रूर पूछेंगी मौसी से इस बारे में। उधर प्रणव के जाने के बाद दोनों लड़कियां सर पे सवार हो गई सुधा के। कौन है ये और अचानक कहाँ से आ गए? सुधा आज बड़ी खुश थी, इसीलिए बच्चों के इतना उधम मचाने के बाद भी वो परेशान नहीं हो रही थी। दोनों बच्चियां बड़ी खुश। आज पढ़ाई लिखाई से भी छुट्टी हो गई थी। अब श्याम जी के आने के बाद ही सारी बदमाशियों को विराम मिला।
सुधा बहुत उत्साहित होकर सारी बात श्याम जी को बता रही थी। बताने के दौरान न जाने सुधा ने कितनी बार अपने आंसुओं को समेटा होगा। सुधा जब से परिवार से अलग हुई थी, कोई उससे मिलने नहीं आया था। जैसी परिस्थितियों में सुधा निकली थी, ससुराल पक्ष के लोग से तो उम्मीद भी नहीं कर सकते, और मायके यहाँ किसी को फुर्सत भी नहीं उसके लिए। उसके विवाह के कुछ वर्षों बाद ही माता पिता चल बसे और भाई भाभी अपनी अपनी गृहस्थी में व्यस्त हो गए, तो कौन खोज खबर लेता सुधा की। लेकिन आज प्रणव से मिलकर, उसे देखकर बरबस अपना पूरा जीवन चक्र घूम गया सुधा के अंतवर्ण में। उसने कभी नहीं सोचा था कि दीदी उसके लिए यूं परेशान होंगी। इतने वर्षों में आज पहली बार सुधा को यह एहसास हुआ कि वो अकेली नहीं है। अपनी दीदी के बारे में सोच सोच कर मन जैसे उड़ने लगा हो सुधा का। बड़ी मुश्किल से अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखा था उसने। इधर प्रणव ने प्रखर और माँ को भनक भी नहीं लगने दी। हाँ, बाबूजी को सब कुछ बता दिया उसने। अब ऋषिकेश जी दिल्ली जाने की तैयारी में लग गए, लेकिन परमिला जी से छुपाकर टिकट कराई। आज शाम बैंक से आने के बाद ऋषिकेश जी परमिला जी से बताने लगे, छुट्टी के लिए जो अर्जी दी थी मान ली गई, तो 13 पहले दिल्ली चलेंगे, फिर मेरठ प्रभा के यहाँ, और उसके बाद कानपुर प्रिया के यहाँ। ठीक परमिला जी? अरे अभी नहीं, अभी दिल्ली जाकर क्या करेंगे? सुधा के बारे में कुछ पता ही नहीं चला है। आपकी बात हुई क्या प्रणव या प्रखर से? मेरी तो कोई सुनता ही नहीं, कब से कह रखा है। सुनिए ने उल्टा कर दीजिए। ऋषिकेश जी आश्चर्य से, मैं कुछ समझा नहीं, क्या उल्टा कर दीजिए परमिला जी? प्रोग्राम पहले कानपुर, फिर मेरठ और फिर दिल्ली। तब तक सुधा की भी कोई खबर मिल जाएगी। ऋषिकेश जी, मैंने टिकट ले लिए हैं प्रभा की माँ, अब तुम भी मन बना लो। जब भी कोई प्लान बनाता हूँ तुम अपने नए प्लान के बारे साथ तैयार रहती हो। सुधा की चिंता छोड़ो, उसे जब मिलना होगा मिल जाएगी। परमिला जी चुप हो गई। शायद बुरा लगा उन्हें लगा कि उनकी पीड़ा कोई नहीं समझ रहा। वो सोचने लगी कि जब पति ही उनका हृदय नहीं पढ़ पा रहे हैं तो बच्चे कहाँ से उस हृदय में जाग भी पाएंगे। इधर ऋषिकेश जी मन ही मन बहुत प्रसन्न थे। बस परमिला जी थोड़ी चुप सी हो गई थी। फिर भी बच्चों के पास जाना था तो थोड़ी बहुत उनके पसंद की चीज़ें भी ले जानी थी। बेमन से ही सही अपने काम में लग गई। आखिर जाने का दिन भी आ गया। नियत समय पर दोनों स्टेशन पहुंचकर ट्रेन में बैठे। अगले दिन स्टेशन पर प्रणव और प्रखर समय से पहले ही पहुंच चुके थे। जैसे ही ट्रेन रुकी, परमिला जी की आंखें अपने बच्चों को ढूंढने लगी। एक एक सेकंड भारी पड़ रहा था। तभी प्रखर दिखा, दौड़ कर आया और माँ के गले लग गया। ऋषिकेश जी, ये कामचोर का कामचोर ही रह गया। अरे माँ को छोड़ो, सामान उठाने में मदद कर मेरी। तभी पीछे से आवाज़ आई, मैं हूँ ने बाबूजी। प्रणव ने कहते हुए पैर छुए और सामान ले लिया उनके हाथ से। रास्ते भर चारों हंसी ठिठोली करते रहे। सब मिलकर प्रणव की शादी की बातें कर रहे थे। प्रणव ज़्यादा नहीं बोल पा रहा था। हाँ, बीच बीच में थोड़ा मुस्कुरा दिया करता था। घर पहुंचने के बाद परमिला जी और ऋषिकेश जी दोनों फ्रेश हुए। बीच बीच में परमिला जी ने बहुत बार सुधा के बारे में बात करने की कोशिश की, लेकिन हर बार कोई न कोई टोक देता और परमिला जी की बात अधूरी ही रह जाती। उनके मन में बस इतनी जिज्ञासा थी कि इन लोगों से उनके बारे में कुछ भी पता लगाना या नहीं। बरसों बीत गए सुधा को देखे या मिले हुए। कैसी होगी वो, बस एक बार अब उसकी कुशलता जानना चाहती थी परमिला जी। थोड़ी देर बाद प्रणव ऑफिस के लिए निकल गया, इस वादे के साथ कि शाम को जल्दी वापस आ जाएगा। ऋषिकेश जी अपने अखबारों में लग गए। परमिला जी ने भी सोचा थोड़ी कमर सीधी कर लूँ। वो गई कि पीछे पीछे प्रखर आ गया। दोनों माँ बेटों में बातें होने लगी। ढेर सारी बातें की दोनों ने। परमिला जी की याददाश्त की दाद देनी पड़ेगी। कितनी पुरानी बातें याद थी उन्हें। परमिला जी ने मौका देखकर प्रखर से सुधा के बारे में पूछा कि कुछ पता चला क्या। प्रखर, अरे नहीं माँ, मेरे तो एग्ज़ाम ख़त्म हुए 4 दिन ही हुए हैं और भैया को भी ऑफिस में आजकल इतना काम होता है कि पूछो मत। कभी कभी तो रात को आते आते ही देर हो जाती है। अभी एग्ज़ाम के बाद मैंने चर्चा की कि भैया एक बार चले उस एड्रेस पर, लेकिन भैया ने टाल दिया। फिर थोड़ी देर बाद प्रखर वहाँ से चला गया। बहुत मायूस हो गई परमिला जी और खिन भी। वो सोचने लगी अब किसी से कहेगी भी नहीं। शायद सब अपनी अपनी ज़िंदगी में व्यस्त है। सब ईश्वर पे छोड़ दिया कि अब ईश्वर को मिलना
होगा तो मिला देंगे, लेकिन अब तो किसी से न कुछ कहेंगी न ही किसी की मिन्नतें करेंगी। बस बहुत हुआ। शाम को प्रणव आया। एक बार फिर से घर में चहल पहल हो गई, लेकिन प्रणव ने नोटिस किया कि माँ थोड़ी चुप सी हो गई है। उसने माँ से पूछना चाहा, लेकिन संतुष्ट होने लायक उत्तर नहीं मिला। वो माँ की चुप्पी समझ रहा था। अचानक से प्रणव पूछ बैठा, आज कहीं घूमने चलें? मेरी 2 दिन की छुट्टी है। परमीला जी, तो आज मैं तेरी पसंद का कुछ बनाती हूँ, बोल क्या खाएगा? प्रणव, अरे नहीं माँ, आप यहाँ घूमने फिरने आई हैं, आप बस आराम कीजिए। क्यों बाबूजी? ऋषिकेश जी घूमने फिरने आए हैं तो चलो कहीं घूम कर ही आते हैं। सब तैयार होने चले गए। प्रणव चुपके से बाहर निकल गया और अपने मौसा जी को फ़ोन मिलाया। श्याम जी ने बताया कि वो काम पर निकल चुके हैं। प्रणव थोड़ी चिंता में पड़ गया कि मौसी को बिना बताए तो माँ को ले जाना ठीक नहीं होगा। फिर सोचा उसने कि जो होगा देखा जाएगा। परकर को घर पर छोड़कर बाकी सब लोग निकल पड़े। परमीला जी सुन प्रणव, अब ये लाल किला और इंडिया गेट नहीं घूमना, मुझे बिड़ला मंदिर ले चल, उसके बाद किसी मॉल ले चलना। रिया और शानू प्रभा के बच्चों के लिए बहुत कुछ लेना है। ऋषिकेश जी, हाँ हाँ बिल्कुल। प्रणव, आज मेरी पसंद से घूम लो। मेरे एक दोस्त ने आप लोगों को अपने यहाँ इनवाइट किया है, कल आपकी पसंद से घूमेंगे। परमीला जी सोचने लगी, इन सब के लिए समय है तेरे पास, लेकिन मन की बात मन में ही रही। फिर भी खुद को सामान्य करते हुए बोला उन्होंने, पहली बार किसी से घर ले जा रहे हो, यूँ खाली हाथ नहीं जाते, कुछ मिठाई वगैरह ले लो। प्रणव, ये सही कहा माँ आपने। उसने आगे किसी मिठाई की दुकान से मिठाई पैक करवा ली, कुछ नाश्ते का सामान भी ले लिया। परमीला जी जितना चाहती कि सुधा के बारे में नहीं सोचेंगी, उतना ज़्यादा सोचने लगती। आखिर क्यों मन मानता उनका, कितने दिनों तो दूर थी, अब तो शहर भी एक मालूम नहीं था, तो बस सुधा का घर। परमीला जी की तंद्रा टूटी जब प्रणव ने गाड़ी रोकने के लिए ब्रेक दबाया। अचानक से झटका लगा परमीला जी को। वो कार की खिड़की से बाहर झांकने लगी कि आखिर प्रणव कहाँ ले आया है। तभी अंजलि किसी काम से बाहर निकली और प्रणव को आता देख वापस अंदर की ओर चली गई। अंजलि अंदर गई और चुपके से आरती को बताया कि उस दिन वाले भैया आ रहे हैं। दोनों बहनों ने सोचा ये भैया की फिर पता नहीं कौन कौन सी बातें करेंगे माँ के साथ, इसीलिए दोनों ने वहाँ से भागने में ही भलाई समझी। प्रणव आगे तेज़ी से बढ़ रहा था और परमीला जी ऋषिकेश जी के साथ धीरे धीरे आ रही थी। प्रणव ने आते ही दरवाज़ा खटखटाया, हालांकि दरवाज़ा खुला ही था। सुधा हाथ पोंछते हुए निकली, अरे प्रणव, आज तो फिर तूने सरप्राइज़ दे दिया। आरती अंजलि को देखा क्या, अभी यहीं थी दोनों। प्रणव, असली सरप्राइज़ तो अब मिलेगा आपको, पहले ये मिठाई पकड़िए। सुधा, तू बेटा है मेरा, इतना सब लाने की क्या ज़रूरत थी? प्रणव मुस्कुराते हुए, ज़रूरत तो थी। सुधा, क्यों, शादी तय हो गई है क्या तेरी? क्या परमीला जी सुधा से मिल पाई और सुधा ऐसे हालात में क्यों थी, ये जानने के लिए आप देखिए कहानी का नेक्स्ट पार्ट। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।